हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारी मीडू स्टडी का इनिशिएटिव है कैट 21 में ड्रीम आई एम सीरीज़ जिसमें हम कर रहे हैं कैट 21 की तैयारी ऑन 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की। फ्रेंड्स, हमें नए सब्सक्राइबर्स से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, रेगुलर सब्सक्राइबर्स से भी फीडबैक आ रहा है। हम उसको इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं कंटेंट में, सीक्वेंसिंग के टर्म्स में भी एंड कंटेंट में कुछ एडिशन के टर्म्स में भी टाइम टू टाइम वो करते रहेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहिए क्योंकि सीरीज़ आपके बेनिफिट के लिए है, आपके लिए बनाई गई है। एंड जैसा आप बताएंगे उसी हिसाब से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग एलआर वाला सेक्शन होता है उसके ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट वीडियो में हम 17 वीडियोस बनाएंगे एलआर की। उसमें से ऑलरेडी 5 वीडियोस हम बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कैलेंडर्स के टॉपिक को कवर किया था। वीडियो नंबर 7 में हमने लीनियर अरेंजमेंट के बारे में जाना था। वीडियो नंबर 8 में सर्कुलर अरेंजमेंट पे डिस्कशन किया था। वीडियो नंबर 14 में डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था एंड वीडियो नंबर 18 में सिलेक्शन को समझा था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलआर का, जो कि है ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग क्या होता है, इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, वही समझना आज के हमारी मेन एजेंडा है। तो जैसा कि ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली ऑर्डर एंड सीक्वेंस का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हमें बोला जाएगा कि एक रिलेटिव पोजीशन में आप चीज़ों को अरेंज कीजिए। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले है राम, उसके बाद है श्याम एंड उसके बाद है करण। अब आपको एक सिंपल सी इक्वेशन गिवन होगी। आपको मान लीजिए ये बोला जाएगा कि इनको हम हाइट के टर्म्स में अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट आपको गिवन है कि राम की हाइट जो है वो श्याम से बड़ी है एंड दूसरा आपको गिवन है कि श्याम की हाइट करण से बड़ी है। तो इसको सीक्वेंसिंग हम करेंगे तो हम बता सकते हैं कि राम की हाइट श्याम से बड़ी है, ग्रेटर देन करण है। सीक्वेंस बना लिया। आपको मार्क्स का दिया जा सकता है किसी भी चीज़ का सीक्वेंस। तो जब भी किसी चीज़ को सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में अरेंज करना हो ना, वो वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज़ होता है। एंड कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कंपैरिजन में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहला सिंबल होता है ग्रेटर देन, मतलब ये चीज़ इससे बड़ी है। तो अगर आपको इस तरीके का सिंबल गिवन हो तो मतलब इधर जो वैल्यू है जिसकी तरफ इसका माउथ ओपन है वो बड़ी है। अगर ऐसे लिखा होगा तो मतलब जिस भी पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं उसमें ए जो है बी से बड़ा है। दूसरा कंपैरिजन का सिंबल हो सकता है ये, इसको बोलते हैं लेसर देन, तो इसका मतलब ए बी से लेस है। थर्ड हो सकता है कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू। इसका क्या मतलब है कि या तो वो बड़ा है या इक्वल है, छोटा नहीं है। और इसके अलावा लास्ट हो सकता है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब या तो वो लेस है या इक्वल है बट बड़ा नहीं है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इसके बाद कई बार जो है नॉट इक्वल टू हो जाता है। नॉट इक्वल टू में इक्वल टू का साइन इस तरीके से स्ट्राइक ऑफ रहेगा। इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज का इस तरीके का सिंबल होता है। डिक्रीज हो सकता है। ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इसके अलावा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो लॉजिकल का हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के क्वेश्चन, कैलेंडर्स एक एक्सेप्शन था, उसके बाद चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा, सब सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, ये सेम स्टेप्स हैं। पहले आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में सारी चीज़ों को बना लीजिए। फिर सिंबल्स को यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे कि हमने भी सिंबल्स की बात की, ग्रेटर है, लेस है, क्या है। और उसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है उनको कंबाइन करके उसको सॉल्व कर लीजिए। यही हमारे कॉन्सेप्ट सब उसमें रहते हैं। आज की हमारी जो सीक्वेंसिंग की वीडियो है उसमें हमने 2 केसलेट्स लिए हैं। फर्स्ट केसलेट के ऊपर सिंपल है, हाइट एंड क्लेवरनेस पे अरेंज करना है। सेकंड में हमने मल्टीपल पैरामीटर्स लिए हैं एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। आप इन केसलेट्स को देखिए, सिंपल वे में आपको बताऊंगा मैं कि ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग क्या होती है। चलिए बात करते हैं हम पहले केसलेट की। तो पहले केसलेट में ये क्या कह रहा है कि JKLMN आर 5 बॉयज़ इन अ क्लास। तो हमें एक क्लास गिवन है एंड उसमें 5 बॉयज़ गिवन है। दे आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ हाइट्स। अब उनको 2 वे में रैंक किया गया है। एक हाइट के बेसिस पे, तो हाइट में या तो कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, तो टॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। एंड दूसरा क्लेवरनेस, कौन कितना क्लेवर है, तो सबसे क्लेवर से स्टार्ट करते हुए हमें डल तक जाना है। ये हमारे 2 ऑर्डर हैं। उसके बाद इसने कुछ आपस में रिलेशंस गिवन है और फिर क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने स्टेप्स में बात की थी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें करनी होती है। तो चलिए, जो इसने 2 केसेस गिवन है उन्हीं को हम लिख लेते हैं। एक था अपना हाइट के टर्म्स में
इसको मैं H लिख लेता हूँ, और दूसरा हमारा क्लेवरनेस के टर्म्स में इसको हम C लिख लेते हैं, एंड इन सब की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। K इज़ टॉलर देन N, तो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो K है उसकी हाइट ग्रेटर है N से। फर्स्ट कंडीशन आपको मिल गई। देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम बात कर रहे थे सिंबल्स को यूज़ करते हुए, बट नॉट एज क्लेवर एज J एंड L, तो दूसरे में इसने इसी में K की क्लेवरनेस के बारे में बता दिया कि वो उतना क्लेवर नहीं है। तो इसमें मतलब वो दो चीज़ें बोल रहे हैं कि जो J है वो क्लेवर है K से, और साथ में आपका जो L है वो भी क्लेवर है K से। ये हमें पहली लाइन में गिवन है। M इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, M इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, तो अब हम एक काम करते हैं, हम सीक्वेंस बना लेते हैं, एक क्लेवरनेस का, ठीक है, और एक हाइट का। अब इसने सबसे पहले क्या बोला, M इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, तो मतलब सबसे ज़्यादा क्लेवर M है, तो M इस टेबल में यहाँ आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। ये हो गई M की पोजीशन क्योंकि वो सबसे क्लेवरेस्ट है। बट शॉर्टर देन J, तो यहाँ पे हाइट में गिवन है, हाइट में क्या गिवन है कि J इज़ ग्रेटर देन M, ये कंडीशन गिवन है। वाइल L इज़ शॉर्टर देन M, तो M जो है वो शॉर्टर है L से, बट टॉलर देन K। L इज शॉर्टर देन M बट टॉलर देन K। L इज टॉलर देन K, ये भी आपको गिवन है। L इज नॉट एज क्लेवर एज J, तो J जो है वो क्लेवरनेस में L से ग्रेटर है, ये हमें गिवन है। नो टू पर्सन गेट्स द सेम रैंक, तो कहीं ना कहीं ये सब कंडीशंस हमें गिवन है। अब देखते हैं हम क्या क्या इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्लेवरनेस में सबसे ज़्यादा क्लेवर M है, अब J K से ज़्यादा क्लेवर है, J L से ज़्यादा भी क्लेवर है, ठीक है। तो आपका जो J है वो L और K दोनों से क्लेवर है, और उसमें भी L से क्लेवर K है, तो L और K। अब ये चार तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए, जो हमारा पांचवा पर्सन है N, उसका कुछ मेंशन नहीं है, तो क्लेवरनेस में हम ये चार अरेंज कर सकते हैं, पांचवे के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट में हमें क्या गिवन है, हाइट में हमें क्या गिवन है, देखिए J की जो हाइट है M से बड़ी है, M की L से बड़ी है, L की K से बड़ी है, K की N से बड़ी है, तो इसको आप कंबाइन करेंगे तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। सबसे लंबा कौन हो गया, सबसे लंबा हो गया हमारा K, फर्स्ट हाइट। K के बाद जो है K किससे बड़ा है, N से, J M से, M L से, और L K से। अब इसमें N की क्या पोजीशन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। अब M की पोजीशन कहीं मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बाकी चीज़ों को एक बार रिलेट करते हैं और लिखते हैं। K की हाइट N से बड़ी है, J की हाइट M से, M की L से, L की K से, तो कहीं ना कहीं जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो हमें ये नहीं पता कि N उसमें कहाँ आ रहा है, ठीक है। बट N जो है हमें और कुछ गिवन है, K इज़ टॉलर देन N, ठीक है, L इज़ शॉर्टर देन M, L इज़ नॉट क्लेवर एज J, और नो टू पर्सन्स आर दिस, ठीक है। अब K N से भी बड़ा है, L K से बड़ा है, M L से बड़ा है, J M से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा जो है सबसे पहले जो है कौन आ गया, इधर J आएगा हाइट में, सबसे पहले हमने किसको लिख लिया, J को। अब J के बाद जो है नेक्स्ट कौन होगा, M से बड़ा है जस्ट वो, तो J के बाद हम लिख सकते हैं M को। अब M किससे बड़ा है, L से बड़ा है, ठीक है। अब L से बड़ा है तो हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा L, J M L। अब L किससे बड़ा है, K से बड़ा है, और K N से बड़ा है, तो इसमें हमारा सीक्वेंस पूरा हो गया। फोर्थ नंबर पे हम लिख सकते हैं K, एंड फिफ्थ नंबर पे हम लिख सकते हैं N, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा सीक्वेंस आ गया M J L K, N का हमें नहीं पता, यहाँ आ गया J M L K एंड N। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड उसके बाद आते हैं इन कंडीशंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ थर्ड इन ऑर्डर ऑफ हाइट। हम वापस से अपनी पिछली स्लाइड पे चलते हैं एंड देखते हैं हमने क्या बनाया था, हाइट में थर्ड ऑर्डर पे कौन है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हमने इसको डिटरमाइन किया ही है ना थर्ड में। थर्ड पे आपका जो है L है, J M L K N, तो इसका आंसर L होना चाहिए। चेक करते हैं L ऑप्शंस में है या नहीं।
एल ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी एल इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा, आप सीक्वेंस को अगर क्रैक कर लेंगे ना, तो उसके बाद अब देखिए कई बार ऐसा लगता है जब हम लॉजिकल या डीआई का क्वेश्चन करते हैं कि 7-8 मिनट तक मैं एक सीक्वेंस को ही बना रहा हूँ 10 मिनट तक, बट वो बनाने के बाद ना आप उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस को 2 मिनट में 1-2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 30-30 सेकंड्स। अब इसमें हमें कितना टाइम लगा, 10 सेकंड्स लगी, और आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है if n is not last in at least one of the two comparison which of the following is dullest of all 5। सबसे डल कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। अब l जो है वो n लास्ट नहीं है, तो इधर जो है l लास्ट नहीं है, इधर n लास्ट है, इधर वो हो सकता है। एक में ऑलरेडी गिवन है, दूसरे में वो कह रहा है कि नहीं हो सकता। तो अब हमें बताना है सबसे डलेस्ट कौन हो सकता है। तो सबसे डलेस्ट कौन निकलेगा इसमें, सबसे डलेस्ट में देखिए डेफिनेटली अगर हम उस सीक्वेंस में वापस जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो है के की एंट्री थी, तो के उसमें सबसे डलेस्ट है। के सबसे लास्ट में एंट्री थी, राइट, तो के इसमें डलेस्ट है। तो अब चेक करते हैं के अपनी ऑप्शंस में है या नहीं। के हमारी ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो जस्ट सीक्वेंसिंग बनाने से आपने देखा हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, उसमें कुछ अलग करना पड़ेगा क्या। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या स्टेटमेंट है, इफ एल इज थर्ड इन ऑर्डर ऑफ क्लेवरनेस। अच्छा, अब देखिए क्लेवरनेस में वो कह रहा है कि एल थर्ड नंबर पे है, क्लेवरनेस में हमें एन गिवन नहीं था, एल का नंबर तीसरा है, तो कौन सबसे डलेस्ट है। अब अगर एल का नंबर तीसरा है, एल का नंबर तीसरा है, तो उससे पहले मतलब 2 लोग होंगे। अब वो कौन 2 लोग होंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए एन की हमें पोजीशन नहीं पता। अगर मान लीजिए वापस से हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर मान लीजिए एन जो है वो यहाँ पर हो, एल की थर्ड है, अब थर्ड होने में ना एन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो सबसे डलेस्ट कौन है वो हमें नहीं पता। भाई एल थर्ड होते हुए एल थर्ड ही रहेगा, एन इधर आ गया तब भी वो थर्ड है, एन मान लीजिए इधर मूव कर गया तब भी वो थर्ड है। तो इस केस में हम शॉर्ट वे में नहीं कह सकते कि कौन डलेस्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अपनी ऑप्शन सेट में चेक करते हैं जी, हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टी विच सेज करेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लेवरर एज वेल एज टॉलर देन के। अच्छा, मतलब के से क्लेवर भी होना चाहिए, के से टॉल भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं वो कौन कौन लोग हैं जो के से टॉल भी हैं और के से क्लेवर भी हैं। अब के से देखिए MJL क्लेवर तो हैं और MJL ये टॉल भी है, तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया। भाई n इधर पीछे है, उसको मत लीजिए, इधर हमें n का पता नहीं है, बट MJL क्लेवरनेस में भी आगे हैं, टॉलनेस में भी आगे हैं, तो MJ और L आंसर है। अब देखते हैं हमारी कोई ऑप्शन है इस तरीके की, LNJ LJ एंड M। हमारी ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों गिवन है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीपल आर डेफिनेटली शॉर्टर देन के। अच्छा, डेफिनेटली शॉर्ट कितने हैं लोग के से वो हमें बताना है। तो एक बार सीक्वेंस पे चलते हैं, वापस से चेक कर लेते हैं हमारा क्या सीक्वेंस था। तो टॉलनेस का सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो उसमें के नंबर 4 पे है, एन उससे छोटा है, एन सबसे छोटा है, तो के से छोटे कितने लोग हैं, 1। तो चेक कर लेते हैं 1 अगर हमारी ऑप्शंस में है क्या। वापस से 5th क्वेश्चन पे चल के और अपनी ऑप्शंस को देखते हैं। डेफिनेटली हमारी वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो है 1। तो फ्रेंड्स देखा आपने कैसे सीक्वेंस का ऑर्डर बना के हमने कितने इजी वे में क्वेश्चंस को कर लिया। चलिए एक और सेट देखते हैं, अपना सेकंड केसलेट, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सीक्वेंसिंग को और क्लियर करेंगे। सीक्वेंसिंग में आपको क्वेश्चंस इसी तरीके के मिलेंगे, बस आपको उन कंडीशंस को क्रैक करना है एंड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे हमें 5 गाड़ियाँ गिवन है, 3 मोटरसाइकिल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लिया है, बट आप देखेंगे तो पैरामीटर्स आपस में इंटरलिंक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे सिर्फ 5 बॉयज़ थे, यहाँ पे हमारे पास 5 कार हैं, ABCDE 3 मोटरसाइकिल हैं। अब इनको किस किस वे में अरेंज किया है, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फास्टेस्ट तो मतलब एक स्पीड में कर रहे हैं, एंड कॉस्टलीस्ट एक मतलब कॉस्ट में कर रहे हैं। तो हमारे ये 2 पैरामीटर हैं। तो हमारे 2 टाइप्स हो गए, एक गाड़ी हो गई, एक मोटरसाइकिल हो गई, एंड उसमें फिर 2 पैरामीटर हो गए, एक कॉस्ट हो गया एंड एक आपका स्पीड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसको अरेंज करना। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए इज़ फास्टेस्ट ऑफ द कार्स। ठीक है, कार्स में ए फास्टेस्ट है। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 पैरामीटर्स बना लेते हैं। इधर हम बनाते हैं स्पीड का
और इधर हम बनाते हैं कॉस्ट का। ठीक है, अब स्पीड में भी दो केसेस हो गए, एक हो गया हमारा कार एंड एक हो गया हमारा मोटरसाइकिल। इधर हो गया हमारा कार एंड इधर हो गया हमारा मोटरसाइकिल। अब जो जो कंडीशंस गिवन होंगी उनको हम अरेंज करते चलेंगे। इसके लिए जो है हम एक डिफरेंट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट पेन में कलर ले लेते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन ईजी हो जाए। सो इसमें जाके हम पिंक कलर के पेन को ले लेते हैं एंड पिंक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। या चलिए हम डिफरेंट कलर से हमें मतलब, तो आप देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह रहा है, ए इज़ फास्टेस्ट ऑफ द कार। तो कार में हमें गिवन है कि ए फास्टेस्ट है, तो आप क्लियरली जो है ए को सबसे पहले लिख लीजिए क्योंकि ये सबसे फास्ट है। आर इज स्लोएस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। अब स्पीड में मोटरसाइकिल सबसे लास्ट में आर आता है, तो नंबर 3 पे हमारा आर है बिल्कुल लास्ट में। सी इज कॉस्टलियर देन डी एंड क्यू बट चीपर देन बी। अब सी कॉस्टलियर है डी एंड क्यू से, तो इसका क्या मतलब है, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कॉस्ट के बारे में। सी इज कॉस्टलियर देन डी एंड क्यू, तो कॉस्ट में सी ज़्यादा है डी एंड क्यू से, ये हमें गिवन है। ठीक है, बट एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सी कॉस्टलियर देन डी कॉस्टलियर देन क्यू। अब इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। बट चीपर देन बी, तो बी इससे ज़्यादा है, तो वो सी से तो ज़्यादा होगा, तो इन दोनों से भी डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। अमंग दी कार्स ए इज़ नॉट कॉस्टलीस्ट, तो मतलब ए नंबर 1 पे नहीं आती। तो देखिए बिल्कुल ईजी हो गया ना, ए अगर नंबर 1 पे नहीं आती, सी डी क्यू से ऑलरेडी बी बड़ा है, तो बी उसमें सबसे कॉस्टलीस्ट हो जाएगा। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आ जाएगा हमारा बी। डी इज चीपर देन ई, डी इज चीपर देन ई, तो ई की कॉस्ट भी जो है इससे ज़्यादा है। ठीक है, एंड देयर इज नो कार हुज कॉस्ट लाइज बिटवीन दीज टू, तो मतलब डी एंड ई की कॉस्ट जो है वो एक साथ में है, तो डी एंड ई की कॉस्ट आपस में साथ है एंड डी की कॉस्ट उससे बड़ी है, ये हमें गिवन है। एंड सी की कॉस्ट डी से भी बड़ी है, तो सीक्वेंस में हमारा क्या आ जाएगा, बी है, उसके बाद जो है डेफिनेटली हमारा जो है सी आएगा, उसके बाद जो है वो ई आएगा एंड उसके बाद जो है डी आएगा। ये 4 हमारे गिवन हो गए। ए का जो है हमें पता है कॉस्टलीस्ट नहीं है, लेकिन कहाँ लाई कर रही है वो भी हम क्रैक नहीं कर सकते। E इज फास्टर देन 3 ऑफ द कार्स एंड ऑल मोटरसाइकिल्स। E जो है वो 3 गाड़ियों से फास्ट है, तो A सबसे फास्ट था हमें गिवन है, उसके बाद जो है आपका E आएगा और फिर 3 गाड़ी आएंगी। Q इज कॉस्टलियर देन R। अब मोटरसाइकिल में अगर कॉस्ट की बात करें तो Q की कॉस्ट जो है वो R से ज़्यादा है, ये हमें गिवन है। बट चीपर देन P, Q जो है वो P से चीपर है। P से अगर Q चीपर है तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, P से चीपर है तो P सबसे कॉस्टलीस्ट हो गई। तो मोटरसाइकिल में हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, P, Q एंड R। यहाँ पे हमें A की प्लेसमेंट नहीं पता। ठीक है, विच इज फास्टर देन Q, Q इज कॉस्टलियर देन R बट चीपर देन P, विच इज, तो मतलब P। आप देखिए हमने ग्रामर की क्लास में बात की थी कि इसमें वो इसको नियरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P विच इज फास्टर देन Q, तो स्पीड में जो है P Q से फास्टर है एंड R हमें गिवन था कि सबसे स्लोवेस्ट है, तो हमारा इसमें सीक्वेंस बन गया ना, P Q से फास्टर है तो सबसे पहले P आ गया, फिर Q आ गया और सबसे लास्ट में R आ गया। तो मोटरसाइकिल के केस में हमारा स्पीड का भी सीक्वेंस बन गया, कॉस्ट का भी बन गया। कार के केस में हमें 4 का पता है, A का नहीं पता एंड स्पीड में बस A एंड E का पता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स हमें गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चंस को एंड रिलेट करते हैं। सबसे पहले देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स कैन नॉट स्टैंड एग्जैक्टली इन मिडल पोजिशन अमंग्स कार एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न। तो इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, कॉस्ट में हमें यह देखना है कि 5 पोजीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सेट एग्जैक्टली इन मिडल, मतलब नंबर 3 पे कौन सी नहीं आ सकती। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ये 4 थी, A कहीं भी आ सकता है। मान लीजिए A सबसे पहले यहाँ आ जाए तो उस केस में C मिडल में हो जाएगा। ठीक है, A यहाँ आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, फिर से C मिडल में हो जाएगा। A यहाँ पे आता है तो A मिडल में हो जाएगा। अब कोई भी देखिए, आप नंबर देखिए कि 1 2 3 4 पे ये है, तो इसमें B किसी भी केस में मिडल में नहीं हो सकता।
सी मिडल में हो सकता है, डी सबसे लास्ट में, डी भी मिडल में नहीं हो सकता। तो बी एंड डी जो है वो हमारे मिडल में नहीं हो सकते, जितना कि हमें समझ में आ रहा है। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि बी एंड डी में से अगर कोई गिवन है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी एंड डी दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। ऑप्शंस में उसमें से सिर्फ एक गिवन है डी, तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, ऐसे में आप कंफ्यूज मत होइए कि देखिए बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन में वो दोनों देता ना तो फिर वो एक ऑप्शन देता कि बोथ बी एंड डी, बट उसने ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से ए सी ई नहीं हो सकता, डेफिनेटली डी ही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल में क्या ट्रू है, तो इन स्टेटमेंट्स को क्विकली एक बार जाके हम चेक करेंगे, ठीक है। मोटरसाइकिल में क्योंकि हमारा कॉस्ट और हमारा स्पीड दोनों का सीक्वेंस बन गया है, सबसे पहले हम जो है पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि P इज कॉस्टलीस्ट एज वेल एज फास्टेस्ट मोटरसाइकिल। P सबसे फास्ट है, P सबसे कॉस्टली है। करेक्ट, पहली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। चलिए वापस चल के हमारी फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ये तो करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब लेकिन हमारी देखिए ये करेक्ट है, अब हमारी लेकिन एक ऑप्शन है कि बोथ ए एंड सी। तो इन क्वेश्चंस में है ना हमेशा ध्यान देना चाहिए, हम ए को ठीक करके और मिस कर दें। हम इस चीज़ से ये तो क्रैक कर सकते हैं कि बी डेफिनेटली गलत है, क्योंकि बी इसमें नहीं गिवन है। अब बी अगर इसमें नहीं गिवन है तो कहीं ना कहीं जो है अब हमें सी को चेक करना है। अगर सी करेक्ट होता है तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, वरना ए आ जाएगा। अब सी क्या कह रहा है, स्लोएस्ट मोटरसाइकिल इज ऑल्सो चीपेस्ट। तो एक बार अब वापस से मोटरसाइकिल के सीक्वेंस को देखते हैं। स्लोएस्ट कौन सी है, आर। चीपेस्ट कौन सी है, आर। तो बिल्कुल करेक्ट, स्लोएस्ट ही चीपेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इफेक्टिवली जो हमें पेपर में आंसर में एमसीक्यू में टिक करना होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ P इज कॉस्टलियर देन E, हाउ मैनी कार्स आर चीपर देन P। P कॉस्टलियर देन E, तो मतलब यहाँ पे ना गाड़ी और मोटरसाइकिल का कहीं ना कहीं रिलेशन इसने लेने को कह दिया। P अगर E से कॉस्टलियर है तो कितनी गाड़ी जो है वो P से चीपर है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। अब हम वापस चल के सीक्वेंस को देखते हैं। हमारा कॉस्ट का क्या सीक्वेंस था, बी सी ई डी हमें गिवन है और एक रिलेशन हमें आपस में इनका और क्या गिवन है, E is faster, Q is costlier than R, which is cheaper than P, C is costliest than D and Q। ओके, C जो है वो Q से बड़ी है, तो हमें C और Q के बीच में रिलेशन गिवन है। अब C एंड Q के बीच में हमें रिलेशन गिवन है एंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर P ऑलरेडी कॉस्टलियर है E से, तो कितनी गाड़ी हैं वो P से चीपर हैं। तो देखिए P E से कॉस्टलियर है तो वो D से भी कॉस्टलियर होगा, ठीक है। बट बाकी रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते, तो इस केस में जो है ऑप्शन में या तो उसका जो है आंसर वो 1 हो सकता है या 2। 3 गाड़ी डेफिनेटली नहीं हो सकती, बट क्योंकि हमें बाकी रिलेशन नहीं गिवन तो एक या दो में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ ईदर ए और बी। अब चलते हैं हमारे इसके ऊपर के लास्ट क्वेश्चन में। इफ़ पी इज़ चीपर देन ए, इफ़ पी इज़ चीपर देन ए विच इज़ नॉट कॉस्टलियर देन ई, Which of these is the cheapest of all cars and motorcycle put together। तो put together में मोटरसाइकिल एंड कार में क्या चीपेस्ट है। अब देखिए मोटरसाइकिल्स का हमें पता है क्या चीपेस्ट है, बट कार्स में जब तक हमें ए के रिलेटिव पोजीशनिंग ना पता हो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। अब आप ए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो चीपेस्ट है या कॉस्टलीस्ट है। अब एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कुछ और रिलेशन दे रहे हैं क्या। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें वो क्या कह रहा है, कोई अगर ए की पोजीशनिंग बता रहा होगा स्पेसिफिकली तो अलग बात है। P इज चीपर देन ए, ठीक है, P ए से तो चीपर है, जो E से चीपर नहीं है, तो सब में चीपर क्या होगा, R Q या E। तो इसमें हम E के बारे में नहीं बता सकते। अब P Q R में तो हमें पता है, बट उसका E से क्या रिलेशन है वो क्वेश्चन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसको हम नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स देखा आपने कैसे ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग में सिंपल कंस्ट्रेंट्स को, फॉर्मूलाज को, कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम क्यूए का एक टॉपिक करेंगे, टाइम एंड वर्क, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है सिंपल क्वेश्चन, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक या दो का सिंगल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का जो भी आपका फीडबैक हो, आपका हमारा कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ हमें बताइए। हमारी मेल आईडी midu.study@gmail.com पे बताइए, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके फीडबैक को डेफिनेटली हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।